नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के स्मार्ट क्लासेस खोल एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग अभी उत्तर प्रदेश पीसीएस, बिहार पीसीएस आदि और यूपीएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले फैक्ट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आइए डिस्कशन करते हैं। आज का जो टॉपिक है, गुप्त काल के प्रमुख अभिलेख। इसमें एक तरफ शासक दिया गया है, दूसरी तरफ उनके काल का अभिलेख दिया गया है। सबसे पहले समुद्रगुप्त के काल का अभिलेख है एरण प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, नालंदा प्रशस्ति तथा गया का ताम्र प्रशस्ति। चंद्रगुप्त द्वितीय, इनके समय का अभिलेख है उदयगिरि का प्रथम एवं द्वितीय गुफालेख, गढ़वा का शिलालेख, सांची का शिलालेख और मेहरौली प्रशस्ति। कुमारगुप्त के समय का लेख है, क्या है ये अभिलेख है कुमारगुप्त प्रथम के समय का। गढ़वा का शिलालेख, बिलफाड़ स्तंभलेख, मयूर का जैन स्तंभलेख, मंदसौर शिलालेख और दामोदर ताम्र अभिलेख। और स्कंदगुप्त के समय के अभिलेख हैं जूनागढ़ प्रशस्ति, सुप्रिया स्तंभलेख, इंदौर ताम्रलेख, सारनाथ का बुद्धिमूर्ति लेख। पूरनगुप्त के समय के अभिलेख हैं बिहार स्तंभलेख, पहाड़पुर ताम्रलेख एवं राजघाट स्तंभलेख। बुद्धगुप्त के समय के अभिलेख हैं सारनाथ बुद्धमूर्ति लेख, दामोदर ताम्रलेख, एरण स्तंभ लेख और चंद्रपुर धामलेख। भानुगुप्त के समय के लेख हैं अभिलेख है एरण स्तंभ। विष्णुगुप्त के समय का अभिलेख है दामोदरपुर का ताम्रलेख। वैन्यगुप्त के समय का अभिलेख है टोपरा का ताम्रलेख। अगला है दोस्तों, अगला टॉपिक है गुप्तकालीन राज्य शासन व्यवस्था। गुप्त, एक क्षण दोस्तों, पेन को थोड़ा पतला कर लेते हैं। गुप्त युग से प्रशासन में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। केंद्रीय प्रशासन की जो सुदृढ़ता मौर्य युग में देखने को मिलती है, वह गुप्त काल में नहीं मिलती। समुद्रगुप्त ने जिन राजाओं को पराजित किया, उनमें से अधिकांश को उसने अपने साम्राज्य का अंग नहीं बनाया, बल्कि उन्हें कर लेकर अपना शासन पूर्ववत चलाने की अनुमति दे दी। गुप्त शासकों ने महाराजाधिराज, परम भट्टारक, परमेश्वर आदि बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की। इससे पता चलता है कि उनके अंतर्गत छोटे छोटे अधीनस्थ शासक रहे थे। गुप्त शासकों ने राजत्व के दैवीकरण का भी प्रयास किया, अर्थात उन्होंने जनता में यह विश्वास जगाने का प्रयास किया कि राजा धरती पर ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। संभवतः ऐसा क्षत्रिय शासकों के विद्रोहों के आलोक में किया गया होगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, मौर्य नहीं है सॉरी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उनका नाम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी था। उन्होंने अपनी तुलना इंद्र, वरुण, यम और कुबेर से की। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्न थे दोस्तों। सबको पहले कालिदास थे। ये इनके 9 रत्न और उनकी विशेषताएं और उनकी रचनाएं क्या थी, इसके बारे में डिस्कशन है नीचे। सबसे पहले थे कालिदास कवि कुल गुरु, प्रसिद्ध नाटककार और भारत के विलियम शेक्सपियर थे। इनकी रचनाएं हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो वर्षीयम, ऋतुसंहारम और कुमार संभव। अगले 9 रत्न हैं 12 मिहिर। इनकी रचनाएं हैं खगोल विज्ञानी एवं ज्योतिषी थे। फलित ज्योतिष के प्रणेता, वास्तु विद्या के महान आचार्य थे। और इनकी रचनाएं हैं बृहद जातक, बृहद संहिता, लघु जातक और पंच सिद्धांतिका। अगले 9 रत्न हैं धन्वंतरी। ये शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक थे। इनके अगले 9 रत्न हैं वेताल भट्ट। ये विद्वान कथाकार थे और इनकी रचना थी वेताल पंच विशल्का। अगले हैं 9 रत्न घटकर्पण। ये कूटनीतिज्ञ, मूर्तिकला एवं वास्तुकला के विशेषज्ञ थे। इनके अगले 9 रत्न हैं छठे 9 रत्न अमर सिंह। ये प्रसिद्ध कोफागार थे। इनकी रचना है अमर को शब्दावली। अगले 9 रत्न हैं इनके वर रुचि। ये प्रसिद्ध व्याकरण है। इनकी रचनाएं हैं पद्म कौमुदी और विधा सुंदर।
अगले 8वें नवरत्न हैं इनके छपड़क। ये फलित ज्योतिष के विशेषज्ञ थे और इनकी रचना है द्वात्रिफंत्युत्तरलिका। इनके 9वें नवरत्न थे फंकु। ये प्रसिद्ध वास्तुकार थे। गुप्त काल, एक मिनट डिटेल में जानते हैं दोस्तों। गुप्त काल में प्रशासनिक पदों को भी वंशानुगत कर दिया जाने लगा था। इसके साथ ही एक अन्य प्रवृत्ति उभरी। वह थी एक ही व्यक्ति को कई पद सौंप दिए जाने की प्रथा। उदाहरण के लिए प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिशरण एक ही साथ कुमारामात्य, संधि विग्रहिक एवं महादंड नायक के पद को भी ग्रहण करता था। इतिहासकार पीएल गुप्ता ने अमात्य शब्द का अर्थ आधुनिक काल की नौकरशाही से लगाया है। साम्राज्य का विभाजन भुक्तियों यानी कि प्रांतों में हुआ था। इस पर उपरिक महाराज नामक अधिकारी नियुक्त किया जाता था। सीमांत प्रदेश के प्रशासक को गोप्ता कहा जाता था। भुक्तियों या प्रांतों का विभाजन अनेक जिलों में किया जाता था। उन्हें विषय कहा जाता था। विषय का सर्वोच्च अधिकारी विषयपति या कुमारामात्य होता था। विषयपति का कार्यालय अधिष्ठान कहलाता था। विषयपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए परिषद भी होती थी। इस परिषद के प्रमुख को नगरपति कहा जाता था। इनके अध्यक्ष नगर श्रेष्ठी यानी परिषद के अध्यक्ष नगर श्रेष्ठी फार्थवा प्रथम कुलिक व प्रथम कायस्थ होते थे। इनकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती थी। गुप्त काल में नगर पालिकाओं के अस्तित्व के भी प्रमाण मिले हैं। प्रत्येक विषय के अंतर्गत कई ग्राम होते थे। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। इनका सर्वोच्च अधिकारी ग्रामपति या महत्तर होता था। आज के मुखिया के समान होता था इनका पद। जो ग्रामपति या महत्तर थे, इनका पद आज के मुखिया के समान होता था। ग्राम सभा के अस्तित्व का भी साक्ष्य मिलता है। पेठ ग्रामों के समूह को कहते थे। गुप्त काल में न्याय व्यवस्था का भी समुचित ढांचा था। सम्राट सर्वोच्च न्यायाधिपति होता था। इस काल में पहली बार दीवानी और फौजदारी व्यवहार विधि और दंड विधि, यानी कि जो दीवानी था ये व्यवहार विधि था और जो फौजदारी था वो दंड विधि था, कानून भली भांति परिभाषित एवं पृथक किए गए। चीनी यात्री फायान के अनुसार गुप्त काल में दंड विधान अधिक कठोर नहीं था, क्योंकि गुप्त काल में मृत्यु दंड का प्रावधान नहीं था। दंड के रूप में आर्थिक जुर्माना ही अधिक प्रचलित था। गुप्त काल के प्रमुख अधिकारियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। एक तरफ अधिकारी है, दूसरी तरफ विभाग है। कुमारामात्य यह सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता था। महादंड नायक या न्यायाधीश होता था। महासंधि विग्रहिक यह युद्ध एवं शांति या संधि का अधिकारी होता था। महाबलाधिकृत ये सेनापति होता था। पटलिक या पटालिक ये लेखा अकाउंटेंट सर्वोच्च विभाग का अधिकारी होता था। एक नेक्स्ट है प्रतिहार या प्रतिहारी या राजमहल के अंदरूनी क्षेत्र का रक्षक होता था। महाप्रतिहार यह संपूर्ण राजमहल का रक्षक होता था। भाट पुलिस अधिकारी होता था। पुस्तपाल यह राजकीय दस्तावेजों का रक्षक होता था। स्वार्थवाह यह व्यापारियों के निगम या समिति का मुखिया होता था। प्रथम कुलिक या प्रधान शिल्प एवं शिल्प संघ का मुखिया होता था। प्रथम कायस्थ यह प्रधान लिपिक या क्लर्क होता था। भंडाराधिकृत यह राजकोष का अधिकारी होता था। दंडपाफिक यह पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। विनय स्थिति स्थापक यह धर्म संबंधी मामलों का प्रधान। शिक्षा अधिकारी एवं लोगों के नैतिक आचरण पर दृष्टि रखने वाला अधिकारी होता था। महापिलपति यह गज सेना का प्रधान होता था। रण भंडारिक यह सेना में रसद सामग्री की व्यवस्था करने वाला अधिकारी होता था। चाट ये साधारण सैनिक होता था। भट्ट अश्वपति यह घुड़सवार सेना का प्रधान अधिकारी होता था।
नगर श्रेष्ठी, यह नगर का प्रधान श्रेष्ठी होता था। गणित एवं खगोल विज्ञान। गुप्त काल में भारत विद्वान एवं खगोल शास्त्र के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचा। आर्यभट्ट, वाराहमिहिर तथा ब्रह्मगुप्त इस युग के प्रमुख वैज्ञानिक थे, जिन्होंने अनेक ग्रंथों में विज्ञान के नए सिद्धांत की विवेचना की। आर्यभट्ट का प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टियम है। इसमें इन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है, जिसके कारण सूर्य व चंद्र ग्रहण लगता है। आर्यभट्ट विश्व के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह स्थापित किया कि पृथ्वी गोल है। आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली की भी विवेचना की। आर्यभट्ट का शून्य तथा दशमलव सिद्धांत संसार को नई देन थी। संसार के गणितज्ञों में आर्यभट्ट का एक महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरे प्रसिद्ध गुप्तकालीन गणितज्ञ एवं ज्योतिषी वाराहमिहिर हैं। इन्होंने यूनानी एवं भारतीय ज्योतिष का समन्वय करके रोमन तथा पोलिश में नए नाम सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। उनके 6 ग्रंथ, यानी कि ये जो वाराहमिहिर हैं, इनके 6 ग्रंथ हैं: पंच सिद्धांतिका, विवाह पटल, योगमाला, बृहद संहिता, बृहद जातक और लघु जातक हैं। वाराहमिहिर की 6 रचनाएं हैं। बृहद जातक यानी कि इस ग्रंथ को विज्ञान एवं कला का विश्वकोश माना जाता है। वाराहमिहिर को 3 शाखाओं में विभाजित किया जाता है। वाराहमिहिर ने ज्योतिष शास्त्र को 3 भागों में विभाजित किया। पहला है तंत्र, यह गणित एवं ज्योतिष था। दूसरा होरा, यह जन्मपत्र था। एवं तीसरा संहिता था, यह फलित ज्योतिष था। ब्रह्मगुप्त भी गुप्तकालीन विशेषज्ञ थे, जिन्हें गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का जनक माना गया है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का जनक किसको माना गया है, तो ये गुप्त काल के ब्रह्मगुप्त को माना गया है। इन्होंने ब्रह्मस्फुट, खंडरवाद्यक एवं ध्यान ग्रह सिद्धांत नामक 3 प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। इनके 3 ग्रंथ कौन कौन से हैं? खंडरवाद्यक, ध्यानगिरी सिद्धांत, ब्रह्मस्फुट, खंडरवादक तथा ध्यानगिरी सिद्धांत। अरबी भाषा में इनके ग्रंथों के अनुवाद के माध्यम से भारतीय खगोल शास्त्र अरबों तक पहुंचा। ब्रह्मगुप्त ने ही सर्वप्रथम व्याख्या की पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होते हैं। यानी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इसी के कारण प्रतिदिन सूर्यास्त और सूर्योदय होता है। ये सिद्धांत ब्रह्मगुप्त ने दिया। और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिसके कारण सूर्य और चंद्र ग्रहण लगता है। ये सिद्धांत आर्यभट्ट ने दिया। गुप्तकालीन कला ही वह क्षेत्र है जिसमें वास्तव में गुप्त काल को स्वर्ण युग का कहा जा सकता है। यदि स्थापत्य कला की बात की जाए तो मंदिर निर्माण कला का प्रारंभ गुप्त काल से हुआ। प्रारंभ में ही अधिकांश मंदिर सपाट होते थे, हालांकि धीरे धीरे शिखरों का प्रचलन शुरू हुआ। देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर भारतीय मंदिर निर्माण कला के इतिहास में शिखर का पहला उदाहरण है। मंदिर एक बड़े चबूतरे पर बनाया जाता था। इसके चारों ओर सीढ़ियाँ होती थी। मंदिर का बाहरी भाग और स्तंभ अलंकृत होता था, जबकि भीतरी भाग सादा होता था। देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्तकालीन मंदिर कला का सर्वोच्च उदाहरण है। इसमें 40 फुट तक ऊंचे होते थे। अगला है दोस्तों, इसी में मंदिर की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मंदिर है, फिर उसका स्थान है, फिर उसकी विशेषता क्या है। सबसे पहले है सांची का मंदिर। यह सांची मध्य प्रदेश में है। यह गुप्त काल का प्रारंभिक मंदिर है। फिर है तिगवा का विष्णु मंदिर। यह जबलपुर मध्य प्रदेश में है। कलश पर सिंह की मूर्तियां तथा प्रवेश
द्वार पर गंगा यमुना की आकृतियां उत्कीर्ण हैं। भूमरा का शिव मंदिर है, यह सतना मध्य प्रदेश में है। पाफाड़ निर्मित मंदिर का गर्भगृह प्राप्त हुआ है, यानी पत्थर के बना हुआ गर्भगृह वाला मंदिर प्राप्त हुआ है। गर्भगृह के भीतर एक मुखी शिवलिंग स्थापित हैं। अगला है एरण का विष्णु मंदिर, यह सागर मध्य प्रदेश में है। स्तंभ शीर्ष गज सिंह नारी मुख से अलंकृत है इसका एरण का विष्णु मंदिर का। अगला है नचना कुठार का पार्वती मंदिर, यह पन्ना मध्य प्रदेश में है। गर्भगृह की दीवारों को अलंकृत किया गया है। अगला है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, यह ललितपुर झांसी उत्तर प्रदेश में है। यह भगवान विष्णु के दशावतारों का अंकन है। अगला है भीतर गांव का मंदिर, यह कानपुर उत्तर प्रदेश में है। यह ईंटों के निर्मित प्राचीन मंदिर है। शिखर में दैत्याकार मेहराब बनाए गए हैं। मूर्ति कला के क्षेत्र में गुप्त काल का विशेष स्थान है। मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र गुप्त काल में मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र थे। मूर्ति कला की मुख्य शैलियों का उद्भव प्राचीन भारत में हुआ। एक मथुरा शैली एवं दूसरी गांधार शैली। गुप्त काल की मूर्तियों में कुफाड़कालीन नग्नता और कामुकता का पूर्णतः लोप हो गया और शारीरिक आकर्षण छिपाने के लिए मूर्तियों में वस्तुओं का प्रयोग आरंभ हुआ। बिहार में सुल्तानगंज के तांबे की 7.5 फीट ऊंची गुप्तकालीन एक मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आज का दोस्तों डिस्कशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसी तरीके के डिस्कशन को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस फॉर एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।